इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर है, लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी। तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली। तो हम लोग अभी और भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलरली डिटेल्स ले रहे हैं, लेकिन अभी जो सूचना है क्रिटिकल में 20-25 थे सुबह तक, बट दे वर स्टेबल। 35 और डेथ्स टोल अभी 11 हो गया, अभी जो लेटेस्ट मेरे को कमांडेंट ने भेजा है 11 डेथ्स। सर, संदीप फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया। सर, मेरा जानना था कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो लीकेज हुआ और कितनी देर तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, कब तक ये डिसॉल्व हो पाएगा एटमॉस्फेयर में? और देखिए, जो स्टाइरीन गैस है जो मेंबर साहबान ने बताया, उसमें जो टेक्निकल प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ हेवियर देन एयर, और वो पानी पड़ने पर वो नीचे आ जाता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी स्प्रेइंग ऑफ वाटर हुआ है और इसलिए वो जो उसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी घट गया है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, ये अब देखने की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि कितना एग्जैक्टली लीक हुआ है, हाउ मेनी किलोज ऑफ गैस, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये तय है कि अब गैस का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गया है। हम लोगों को ध्यान देना होगा कि लीकेज जो है 2:30 बजे रात से ही शुरू हो गया था और काफ़ी अंतराल पार हो गया, और जो हमारे पास जो भी टेक्निकल पेपर्स उपलब्ध हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि 6.5 से 7 घंटा इसका ज़्यादा असर रहता है। तो मुझे लगता है कि वो असर का समय काफ़ी कम हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आगे असर और कम होता जाएगा, लेकिन हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं। लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। दिस इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो आज सुबह हुआ विशाखापट्टनम में, गैस लीक जो है। दिस इज, एज हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड, इट्स अ कंपाउंड स्टाइरीन विच इज एन अल्कलाइन बेंजीन कंपाउंड। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इट कैन बेसिकली कॉज हार्म टू ह्यूमंस बाय इनहेलेशन, बाय इंजेक्शन, बाय इफेक्ट ऑन द स्किन एंड इफेक्ट ऑन द आईज, व्हाट वी कॉल ऑक्यूलर इफेक्ट। इनहेलेशन से इट कैन कॉज म्यूकोजल इरिटेशन, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a higher level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead to what we call CNS depression. That is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, unsteadiness of gait. People get unsteady and have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema, and sometimes even lead to irregular heartbeat. Effect on the skin is usually mild in the form of irritation, itching, some degree of dermatitis can happen, and it can also irritate the eyes, leading to again irritation. A syndrome known as styrene sickness has also been described, which leads to nausea, vomiting, and again unsteady gait, which has been said could be if you're in a drunken state. There is, as far as treatment is concerned, there is no specific antidote. There is no definite medicine for reversing the effect of this compound, and treatment does remain mainly supportive. The first thing that one needs to do is remove the individuals from the affected area, and as you've heard, that has been done aggressively since early morning. Individuals, because of exposure that can happen through clothes are to be removed. The exposed eyes can be washed with water, and you can use an absorbent like tissue or towel to clean the skin so that the deposition of the skin is clean. Water can also be used. And then these individuals have to be monitored for any breathing difficulty and for any drowsiness, because like I said, it can affect the lungs, but it can also affect the brain. Main treatment strategy is to watch out for any breathing difficulty and airway management. Some of these patients will require to be intubated and put on a ventilator. Many will just require oxygen therapy, and we have to monitor for their oxygen, respiratory rate, and their CNS depression. If there is bronchospasm or breathing difficulty, sometimes nebulization can also be given as far as
treatment is concerned. In some, there is some data that in very sick patients, even steroids have been given when there is acute lung injury. So by and large, it tends to be an illness which is not universally fatal. In most people, there is good recovery. It causes more irritation of the airways, and depending on the degree of exposure, the effect can be much higher. So those who have had a very close exposure, they are the ones who have a higher chance of having severe effects.